Dear students, in the last lectures we have done the common base configuration and common emitter configuration, and we have done the various characteristics of common base as well as common emitter configuration. And in those configuration and those characteristics, we have seen that alpha is the current gain in common base configuration and beta is the current gain in common emitter configuration. When we talk about current gain, it means आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। तो अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का है, तो जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो होगी कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमिटर करंट। सिमिलरली जो बीटा है, बीटा हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का है, तो इस केस के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होगी बीटा की वो होगी कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। ठीक है, तो अब हमें कुछ रिलेशन निकालने हैं कि अल्फ़ा और बीटा आपस में कैसे रिलेटेड है, ताकि हमें अगर अल्फ़ा का पता हो तो हम बीटा निकाल सकते हैं, बीटा का पता हो तो अल्फ़ा निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम कॉमन बेस में यूज़ कर रहे हैं और उसका पैरामीटर पता है तो उसको कॉमन एमिटर में जब यूज़ करेंगे तो उसके कोरस्पोंडिंग करंट गेन कितना होगा एंड वाइस वर्सा। तो हमने जो बेसिक इक्वेशन की थी वो थी हमारी कि जो एमिटर करंट है वो हमारा बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होता है। ठीक है, हमने चेंज ले लिया तो ऑब्वियसली चेंज इन एमिटर करंट भी हमारे पास चेंज इन बेस करंट प्लस चेंज इन कलेक्टर करंट होगा। चेंज इन बेस करंट हमारे पास मैंने इस इक्वेशन से डेल्टा आई भी निकाल लिया, क्या होगा डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एसी करंट गेन है इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट कीपिंग कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट। बीटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो बीटा क्या है, चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट। अब यहाँ पे मैंने डेल्टा आई बी के कोरस्पोंडिंग मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास आ गया डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। अब थ्रू आउट मैंने डेल्टा आई ई से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई ओवर डेल्टा आई ई बाई डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई। तो ऊपर बन गया डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई विच इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा आई ओवर डेल्टा आई 1 एंड डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई दैट इज इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब जो एसी करंट गेन है हमारे पास वो किसके बराबर है, अल्फा एसी ओवर 1 माइनस अल्फा एसी। तो अगर हमें अल्फा का पता है तो हम बीटा निकाल सकते हैं, अगर बीटा का पता है तो हम अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है कि जो बीटा की वैल्यू है इट इज़ अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा होगी। ठीक है, और इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल काफ़ी बार आता है, तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है ये याद होना चाहिए कि हम जब बात कर रहे हैं इसकी तो किसका कौन सा किसके बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम डीसी के केस में बात करें तो अल्फा डीसी और बीटा डीसी के बीच में तो हम उसी तरह से इक्वेशंस के बीच में लेके चलेंगे। जो बीटा डीसी है वो हमारे किसके बराबर है, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। बेस करंट किसके बराबर होगा, एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट, क्योंकि हमें पता है कि एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो बेस करंट होगा एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट। थ्रू आउट आई ई से डिवाइड कर देंगे तो आई सी बाई आई ई ओवर 1 माइनस आई सी बाई आई ई, आई सी बाई आई ई अल्फा डी सी और आई सी बाई आई अल्फा डी सी, तो हमारे पास बीटा डी सी आ जाएगा अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा डी सी। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा अल्फा और बीटा के बीच में दैट इज इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा, चाहे वो एसी के केस में हो चाहे वो डीसी के केस में, चाहे वो एसी के केस में हो चाहे वो डीसी के केस में। ठीक है, अगर हम इन दोनों के बीच में अब करंट्स के रिलेशंस निकालते हैं कि करंट्स के रिलेशन क्या होंगे, तो हम करंट्स के बेस पे चलेंगे कि करंट रिलेशन जब हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में करंट्स आपस में किस तरह से रिलेट करेंगे। तो इट्स ए यूनिवर्सल इक्वेशन, हमें पता है कि जो आई ई है जो एमिटर करंट है इट इज ऑलवेज द सम ऑफ कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। कलेक्टर करंट है ये भी हमें पता है कि ये अल्फा आई ई प्लस रिवर्स सैचुरेशन करंट के बराबर है। और आई ई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारे पास अल्फा डी सी ओवर आई ई का आई सी प्लस आई बी ओवर प्लस आई सी। अब मैंने क्या करा, आई सी इधर भी है आई सी इधर भी है, आई सी के टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, तो मेरे पास क्या बनेगा आई सी, ये इधर से लेफ्ट साइड से 1 माइनस अल्फा इधर आ गया इज इक्वल टू अल्फा आई बी वाला पार्ट इधर बच गया प्लस आई सी ओ 1 माइनस अल्फा से डिवाइड कर देंगे, मेरे पास क्या बन गया आई सी ओवर अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस आई सी ओ ओवर 1 माइनस अल्फा।
हमें पता है कि जो बीटा की वैल्यू है दैट इज अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। अभी हमने पिछले आर्टिकल के अंदर किया है, तो बीटा की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आई सी इज इक्वल टू बीटा, ये वाला पार्ट बीटा आई बी प्लस प्लस आई सी ई ओ। आई सी ओ को हमने 1 ओवर 1 माइनस अल्फा, आई सी ओ को हमने आई सी ई ओ रख दिया, आई सी ई ओ रख दिया, वेयर दिस आई सी ई ओ इज collector to emitter reverse saturation current when base is open, when base is open, and ICO क्या था, ICBO collector to base when emitter is open। तो इसको हमने बना दिया ICEO इज इक्वल टू आई सी, यहाँ से ICBO ओवर 1 माइनस अल्फा। तो where data flow between collector and emitter, if the third terminal is open, it may be noted that magnitude of ICEO is much larger than ICBO। ICBO को हम ICO भी यूज कर सकते हैं, बट ICEO हमारा हमेशा ही ICEO ही रहेगा। ये एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ का कि हमारे पास जो कलेक्टर करंट होगा दैट विल बी बीटा टाइम्स द बेस करंट एंड प्लस रिवर्स सैचुरेशन करंट बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। ठीक है, तो जो ये वाली इक्वेशन है ये हमारे कलेक्टर करंट को बेस करंट से बीटा डीसी की टर्म में कनेक्ट करती है। तो ये इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। न्यूमेरिकल आ जाता है, हालांकि इस पर कम आता है, हमारा अल्फा और बीटा के रिलेशन पे न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। ठीक है, तो उससे आगे जब हम चलते हैं तो नेक्स्ट कन्फिग्रेशन हमारी थर्ड कन्फिग्रेशन है विच इज़ कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन वो है जिसके अंदर जो कलेक्टर है वो हमारा कॉमन रहेगा इनपुट सर्किट के अंदर और आउटपुट सर्किट के अंदर। तो जो इनपुट पार्ट होगा वो हमारा होगा बेस कलेक्टर और जो आउटपुट होगा हमारा वो होगा हमारा एमिटर कलेक्टर। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है हमारे पास। ये हमारे पास इनपुट पार्ट हो गया बेस और कलेक्टर का, ये हमारे पास आउटपुट पार्ट हो गया एमीटर और कलेक्टर का। तो हमें इनपुट करंट है वो माइक्रो एमीटर से माइक्रो एमीटर से मेजर करेंगे क्योंकि बेस है। जो वोल्टेज होगा इनके बीच में वो हमारे पास V1 होगी। ठीक है, V1 होगी। इसी तरह एमीटर कलेक्टर के बीच में जो करंट है वो मिली एमीटर से मेजर करेंगे, जो वोल्टेज होगी वो V2 होगी। और तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या करेंगे, हम V1 के कोरस्पॉन्डिंग माइक्रो एमीटर के कोरस्पॉन्डिंग जो रीडिंग आएगी उसका ग्राफ ड्रा करेंगे कीपिंग दिस V2 कांस्टेंट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम क्या करेंगे कि V2 और आई ई के बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे कीपिंग दिस आई बी कांस्टेंट। क्लियर, ये उसी लाइन पे है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी लेके चल रहा हूँ। अगर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ऐसी हैं जो जो कैरेक्टर बेस वोल्टेज और बेस करंट के बीच में हम ड्रा करते हैं। हम देखेंगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास डिक्रीजिंग क्रम में है, नेगेटिव स्लोप के साथ है, नेगेटिव स्लोप के साथ है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हमारे पास VCB बढ़ेगा वैसे वैसे IB हमारा कम होता चला जाएगा। कलेक्टर टू बेस वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा IB की वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। हम पहले भी कर चुके हैं, हमारे पास जब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन थी ये उसमें भी ट्रेंड आया था कि जैसे जैसे हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन की वैल्यू, कलेक्टर बेस की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पास IB की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। अब जैसे जैसे VCE बढ़ेगा, जैसे जैसे VCE बढ़ेगा वैसे वैसे कि एट ए पर्टिकुलर कलेक्टर बेस हमारे पास IB की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ वी कीप कलेक्टर एमिटर वोल्टेज फिक्स, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज फिक्स, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ VCB, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बेस करंट इज ऑब्जर्व। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा VCB बढ़ रहा है वैसे वैसे जो बेस करंट है वो कम होता है। ये क्यों होता है ये इक्वेशन से बता रखा है, हालांकि हम वहाँ पीछे फिजिकली कर चुके हैं, पर ये इक्वेशन से क्या है हमें पता है कि कलेक्टर और एमीटर के बीच में क्या होगा, बेस आता है तो इट इज़ कलेक्टर बेस प्लस एमीटर बेस। अब कलेक्टर बेस किसके बराबर होगा, कलेक्टर एमीटर माइनस एमीटर बेस, और एमीटर बेस किसके बराबर होगा, कलेक्टर एमीटर माइनस कलेक्टर बेस। पहली इक्वेशन से डायरेक्ट हम थर्ड भी लिख सकते हैं कि जो हमारा VEB है VEB इज इक्वल टू VCE माइनस VCB। अब क्या है, VCE को अगर हम कांस्टेंट करें, इसकी वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट करें एंड इफ दिस VBC इंक्रीज, दिस VCB इंक्रीज, हमने क्या किया VCE को फिक्स कर दिया। इस ग्राफ में देखो हमने VCE को फिक्स कर दिया, मतलब ये वैल्यू फिक्स हो गई। VCB को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते चले जाएंगे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एमिटर बेस वोल्टेज डिक्रीजेज,
व्हेन एमिटर बेस वोल्टेज डिक्रीजेज इसका मतलब फॉरवर्ड बायसिंग डिक्रीजेज, व्हेन फॉरवर्ड बायसिंग डिक्रीजेज इसका मतलब जो हमारा बेस करंट है दैट विल आल्सो डिक्रीज। क्लियर। और जैसे जैसे हमारे पास कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बढ़ेगी, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बढ़ेगी एट ए फिक्स कलेक्टर बेस वोल्टेज, ठीक है, ये फिक्स हो गई, और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बढ़ रही है तो एमिटर बेस वोल्टेज बढ़ेगी, एमिटर बेस वोल्टेज बढ़ेगी तो जो हमारा करंट है, मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ यहाँ पे वैल्यू इतनी है, अगले पे इतनी है, उससे आगे और ऊपर आ जाएगी, तो जो बेस करंट है हमारा वो हमारा इंक्रीज करता चला, ठीक है। कीपिंग वी सी बी कॉन्स्टेंट, ये हमने कॉन्स्टेंट कर दिया, वी सी ई को हम इंक्रीज कर रहे हैं, ये इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो जब ये कॉन्स्टेंट है इसको जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज करेगा, जब ये इंक्रीज करेगा तो बेस करंट है वो भी इंक्रीज करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। तो दिस इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। फिर जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमारी लगभग वैसी ही है जैसे कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आ रही थी, जैसे कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आ रही थी। इसके अंदर क्या है कि जो हमारा एमिटर करंट है वो पहले तो हमारा फास्ट इंक्रीज करता है और फिर वो धीरे 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 जो स्लोप है वो हमारा कम होता चला जाता है, मतलब जो इंक्रीज है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। एंड वी कैन सी फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज द एमिटर करंट इंक्रीजेज विद बेस करंट, जैसे जैसे बेस करंट बढ़ेगा वैसे वैसे एमिटर करंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अगर मान लो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज हमारी फिक्स है, पिछले वाले उसके हिसाब से कलेक्टर टू एमिटर हमारी फिक्स है और हम बेस करंट बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब भी बेस करंट बढ़ रहा है तो एमिटर करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि बेस करंट तभी बढ़ सकता है जब एमिटर करंट हमारा बढ़ रहा हो। तो इन केस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है मैंने इसलिए रेड लाइन में कर रखा है, कि इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर सर्किट द इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लें तो तुम ये देखो कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी हाई while the output resistance is very low, very low। आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम है और इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है, देयरफॉर द वोल्टेज गेन, अब मैं वोल्टेज गेन की बात कर रहा हूँ, करंट गेन की बात नहीं कर रहा, तो वोल्टेज गेन इन दिस केस इज लेस देन 1, इज लेस देन 1। इस केस में हमारे पास जो वोल्टेज गेन आता है वो हमारा एक से भी कम आता है, और एक से भी कम आता है इसका मतलब इसके अंदर हमारा वोल्टेज लेवल है वो इनपुट से आउटपुट के अंदर इंक्रीज नहीं करता। दैट्स वाई दिस सर्किट कैन नॉट बी यूज्ड एज द एम्पलीफायर। एम्पलीफिकेशन के लिए हम कभी भी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ नहीं करते। तो जनरल जो इसकी एप्लीकेशन आती है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की, वो आती है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। इम्पीडेंस मैचिंग की हमें अगर दो सर्किट के अंदर इम्पीडेंस मैच करना हो, क्योंकि जब इसका इनपुट रेजिस्टेंस वो हाई है आउटपुट रेजिस्टेंस कम है, तो हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है जो हमें हाई इनपुट रेजिस्टेंस, हाई इनपुट का लो इनपुट वाले के साथ अटैच करना है, तो हम उसके बीच में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में एक एक ट्रांजिस्टर लगा देते हैं। और उस ट्रांजिस्टर लगाने का असर क्या होता है कि हमारे पास हाई इनपुट का जो टर्मिनल है वो लो रेजिस्टेंस के टर्मिनल के साथ मैच कर जाता है, तो दिस इज नोन एज इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग जनरली हमारे पास जो कॉमन कलेक्टर की एप्लीकेशन है वो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए है, वो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए है, ठीक है। एम्पलीफिकेशन में इसका कभी भी यूज़ नहीं होता। रीज़न क्या है कि वोल्टेज गेन इस केस में लेस देन 1 है। हम इसको जनरली एमिटर फ्लोवर सर्किट भी बोलते हैं, एमिटर फ्लोवर सर्किट भी बोलते हैं। करंट गेन की अगर हम बात करें तो करंट गेन क्या होगा, आउटपुट करंट और इनपुट करंट। आउटपुट करंट हमारे पास क्या है, एमिटर करंट, इनपुट करंट हमारे पास क्या है, बेस करंट। तो बेस करंट बहुत कम है, एमिटर करंट उसके कोरस्पोंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो इसकी वैल्यू होती है, गामा की जो वैल्यू होती है, इस केस में हम गामा से डिनोट करते हैं, वो हमारी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। तो इसको हम एमिटर फ्लोवर सर्किट बोलते हैं। मैंने बताया था, हालांकि हम एमिटर फ्लोवर सर्किट को डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, आगे हमारे पास आएगा। ये एमिटर फ्लोवर का मतलब क्या है कि ये बेसिकली उल्टा ट्रांजिस्टर है। हम जनरली ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, जो एमिटर है वहाँ से चार्ज करियर इनपुट हुए, बेस के अंदर बेस हुआ या न्यूट्रलाइज हुए, और कलेक्टर के अंदर फाइनली आउटपुट में रिसीव हुए। लेकिन ये उल्टा है। उल्टा के अंदर क्या है कि हमने कॉमन कलेक्टर यूज़ किया और एमिटर सबसे पीछे, मतलब देने वाला सबसे पीछे है जो लेने वाले में, तो दैट्स वाई हम इसको एमिटर फ्लोवर बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं कि उल्ट के उसमें यूज़ कर रहे हैं। अब गामा अल्फा और बीटा में अगर हमें रिलेशन निकालने, तो जैसे हमने पहले निकाले थे लगभग लगभग उसी तरह है, कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस हैं। हम मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करेंगे और हम अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो पहले अगर हम गामा अल्फा में निकालें तो गामा क्या है, एमिटर करंट ओवर बेस करंट।
बेस करंट को हमने लिख दिया एमिटर करंट माइनस कलेक्टर करंट। उसके बाद ऊपर नीचे को हमने एमिटर करंट से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया डेल्टा आई ओवर डेल्टा आई वन, डेल्टा आई ओवर आई वन और डेल्टा आई से ओवर आई अल्फा। तो हमारे पास क्या आ गया, गामा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस अल्फा। गामा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस अल्फा। बीटा इज इक्वल टू अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा, बट गामा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस अल्फा। देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। गामा को दोबारा मैं जब बीटा के साथ रिलेशन निकालना है तो आई ई ओवर आई बी की मैंने फुल फॉर्म लिखी, आई बी प्लस आई सी, आई बी ओवर आई बी 1, आई सी ओवर आई बी बीटा। तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। इसका मतलब गामा की वैल्यू बीटा से हमेशा ज़्यादा होगी। करंट गेन मैंने देखो पीछे भी बताया था कि करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन इज मोर देन कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन। तो इसलिए गामा की वैल्यू हमेशा ही बीटा से ज़्यादा होगी, बट ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ओनली 1 इज मोर, 1 मोर। अगर ये 100 है तो वो 101 होगी, अगर ये 1000 है तो वो 100,000 होगी, ठीक है। बट गामा इज ऑलवेज मोर देन बीटा। उसके बाद करंट रिलेशन के लिए अगर हम कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में देखें तो हमारे पास क्या आता है, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। हमने पहले भी लिखा है कि आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। तो इस आई सी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो हमारे पास आई इज इक्वल टू आई बी प्लस अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। आई ई को इकट्ठा कर लिया, आई ई ओवर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी बी ओ। इस 1 माइनस अल्फा को नीचे ले गए, आई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओवर 1 माइनस अल्फा। हमने अब 1 ओवर 1 माइनस अल्फा को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखें तो हमारे पास क्या आता है, यह आएगा 1 ओवर 1 माइनस आई सी बाई आई ई, क्योंकि अल्फा की वैल्यू आई सी ओवर आई ई होती है। आई ई को ऊपर ले जाओ, आई ई ओवर आई ई माइनस आई सी, और आई ई की वैल्यू हमारे पास क्या है आई सी प्लस आई बी, और आई ई माइनस आई सी क्या है आई बी। तो आई सी ओवर आई बी मेरे पास हो गया बीटा, और आई बी ओवर आई बी हो गया 1। तो 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस अल्फा जो होगा इट इज़ 1 प्लस बीटा। हालांकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि 1 ओवर 1 माइनस अल्फा इज गामा एंड गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा। तो मेरे पास जो आई ई हो गया, आई ई अल्फा के कोरस्पोंडिंग अगर हम ले रहे हैं तो ये होगा 1 ओवर 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओवर 1 माइनस अल्फा। अगर हम इसको बीटा की टर्म में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 आई बी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आई सी बी, बीटा प्लस 1 इंटू आई सी बी। तो अल्फा के टर्म में ये वाली इक्वेशन आएगी, बीटा के टर्म में हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी, ये वाली इक्वेशन आएगी। तो ये हमारे पास करंट्स आ जाते हैं जो कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में है। अगर मैं सपोज रिवर्स लीकेज करंट को नेग्लेक्ट कर दूँ, इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर दूँ, तो मेरे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आई ई इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, पीछे चलते हैं देखते हैं, आई ई इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 आई बी, ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो आई ई ओवर आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा एंड आई ए ओवर आई बी ऑब्वियसली गामा। तो हमने पीछे भी किया था और यही रिलेशन दोबारा भी आ गया हमारे पास कि जो गामा है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ये डेरिवेशन हमने करंट्स के थ्रू करी है, वो डेरिवेशन हमने डायरेक्ट कर ली थी। तो ये है हमारे पास रिलेशन ऑफ द करंट इन द कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन, कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। अगर हम कंपैरिजन करें अब कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन का, या फिर आप ऐसा करो, यहाँ से हमें ड्रॉ का करने की बजाय मैं तुम्हें आगे ये टेबल से ही करवा देता हूँ कि अगर हम तीनों कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे कंपैरिजन करें तो तीनों कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या आता है। पहला इनपुट रेजिस्टेंस, हमने किया कि इनपुट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी लो। पहले मैं 1 बाय 1 कर लेता हूँ यहाँ से। आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, वोल्टेज गेन अराउंड 150, एप्लीकेशन हाई, करंट गेन हमारे पास लेस देन 1, कॉमन केस के अंदर लेस देन 1 आता है, क्योंकि आउटपुट हमारे पास आई सी आता है, इनपुट आई ई है, तो आई सी ओवर आई इज लेस देन 1, क्योंकि कलेक्टर करंट हमेशा ही एमिटर करंट से कम होगा, क्योंकि बेस करंट कुछ ना कुछ हमारा न्यूट्रलाइज कर लेता है। कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में करें तो इससे ज़्यादा होता है, तो ये 100 के आसपास, ये 750 के आसपास। आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा इससे कम होता है, ये 450 के आसपास, ये 45 के आसपास। वोल्टेज गेन हमारा कॉमन एमिटर में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीफायर में कॉमन एमिटर को यूज़ करते हैं। तो ये 150 है, इट इज़ अराउंड 500। एप्लीकेशन हम इसको हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में करते हैं। जनरली जो एम्पलीफायर्स हैं वो हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। करंट गेन हमारे पास जो बीटा की वैल्यू हमने देखी थी कि जो बीटा की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है।
कॉमन कलेक्टर में अगर हम देखें तो इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज़ वेरी हाई, क्योंकि ये मान के चलो कि कॉमन बेस से जस्ट अपोजिट है इसके करेक्टरिस्टिक। तो इनपुट रेजिस्टेंस इसका लो था, इसका वेरी हाई, इसका आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई था, इसका लो, इसका वोल्टेज गेन 150 था, इसका लेस देन 1। ये हम एप्लीकेशंस हैं तो ये जनरली इम्पीडेंस मैचिंग में करते हैं। करंट गेन की बात करें तो वो भी हमारा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई होता है, हाई होता है। तो अगर हम करेक्टरिस्टिक के हिसाब से देखें तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारा कॉमन बेस में लो, कॉमन एमिटर में उससे ज़्यादा और कॉमन कलेक्टर में बहुत ज़्यादा। आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस में बहुत ज़्यादा, कॉमन एमिटर में इंटरमीडिएट, बट कॉमन कलेक्टर में बहुत कम। वोल्टेज गेन कॉमन बेस में हमारा काफ़ी होता है, कॉमन एमिटर में हमारा बहुत ज़्यादा होता है, बट कॉमन कलेक्टर में हमारा एक से कम होता है। एप्लीकेशन, हम हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन जहाँ हैं, जहाँ हमें गेन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वोल्टेज गेन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम जनरली कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे भी हमें वोल्टेज गेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ जनरली यूज फॉर ओनली इम्पीडेंस मैचिंग, ओनली इम्पीडेंस मैचिंग। करंट गेन मैंने आपको बता दिया था, कॉमन बेस का हमारा 1 से कम होता है, कॉमन कलेक्टर का हमारा बहुत ज़्यादा होता है, और कॉमन एमिटर का हमारा ज़्यादा होता है, और कॉमन कलेक्टर का हमारा उससे कॉमन एमिटर से भी ज़्यादा होता है। तो दिस इज आई मस्ट से द overview of all the applications, all the characteristics of a common base, common emitter and common collector configuration, common collector configuration। इसके बाद एक बार मैं ये है कि हम कौन से में कहाँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ किसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम अभी आपको कन्फिग्रेशन तक ही छोड़ते हैं, इनका जो कंपेरिजन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज हमने कॉमन कलेक्टर किया, हमने डिफरेंट रिलेशंस किए अल्फा बीटा गामा के लिए। जो अल्फा बीटा गामा के जो रिलेशंस हैं बच्चे, वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेटर होगा कि जो ये इन पे जो न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए हुए हैं वो आप सोल्व कर। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम फिर नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन, थैंक यू।